DKT स्टेट PCS। अगर आप केवल स्टेट PCS के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए DKT स्टेट PCS। यहाँ आपको राज्यों की लोक सेवा आयोग से जुड़ी परीक्षाओं के टॉपर्स के वीडियो अरेंज फॉर्मेट में मिल जाएंगे और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। Hello everyone, my name is Pooja Soni and I am from Panna district of Madhya Pradesh. I have completed my Bachelor of Engineering in Computer Science in 2018 from Jabalpur Engineering College, and I have secured the rank 3rd in MPPCS 2019 examination, and today I am here to share my journey of MPPCS and strategy for the same. मैंने अपनी तैयारी 2019 से स्टार्ट की थी और 2019 मेरा फर्स्ट ईयर था MPPCS एग्जामिनेशन में, और मेरी स्ट्रेटजी फर्स्ट डे से स्टार्ट होती है। मेरी स्ट्रेटजी का पहला पार्ट था कॉन्फिडेंस, क्योंकि मैं जब इंजीनियरिंग को छोड़ करके MPPCS के लिए मैंने तैयारी किया था तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया मेरे कॉन्फिडेंस ने। मुझे ये कॉन्फिडेंस था कि मैं 1 से 2 साल के अंदर डिप्टी कलेक्टर बन जाऊंगी, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कॉन्फिडेंस रखते हैं तो आपको सक्सेस बहुत आसानी से और बहुत जल्दी मिल जाती है। तो ये स्ट्रेटजी का पहला पार्ट है। इसके बाद है सेकेंड पार्ट, गोल की क्लियरिटी। अगर गोल क्लियर है कि आपको सिविल सर्वेंट बनना है, या आपको फर्दर स्टडीज में आगे जाना है, या आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो क्लियरिटी ऑफ गोल बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके 2 पार्ट हो सकते हैं। एक हमारा गोल 1 हो सकता है जिसके लिए हम फुली डेडिकेटेड काम करते हैं, और सेकंड चीज हो सकती है कि हमारा प्लान बी भी हो सकता है। प्लान बी में अगर MPPCS या जिस चीज की भी हम तैयारी कर रहे हैं, अगर वो हमें हासिल नहीं होता है तो हमारे सर्वाइवल, हमारे लाइवलीहुड और फ्यूचर करियर के लिए हमारे पास प्लान बी होना जरूरी है। जिसके लिए मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप अपनी ग्रेजुएशन के बाद अगर आप मास्टर्स को कंटिन्यू रखते हैं या एटलीस्ट किसी न किसी कोर्सेज में इन्वॉल्व रहते हैं तो वो काफ़ी हेल्पफुल होता है फ्यूचर करियर सिक्योरिटी के लिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू की, तो मैं सबसे पहले प्रीलिम्स से स्टार्ट करना चाहूँगी कि प्रीलिम्स की तैयारी कहीं ना कहीं मेंस की तैयारी से बहुत ज़्यादा रिलेट करती है। हमारी मेंस की तैयारी में जो सिलेबस डिफाइंड है, जो कि काफ़ी होलिस्टिक सिलेबस है, अगर हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं तो उससे कहीं ना कहीं 60% हमारे प्रीलिम्स की तैयारी हो जाती है, और 40% तैयारी के लिए करंट अफेयर्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स और जो टेस्ट सीरीज मार्केट में अवेलेबल होती हैं वो बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। प्रीलिम्स की तैयारी में एक तो आपके पास कोर कंटेंट का अच्छा होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिसमें मेंस का सिलेबस कंप्लीशन बहुत मदद करता है। और प्रीलिम्स को तैयार करने में एक बुक जो मुझे बहुत ज़्यादा मदद किया खास करके MPPCS के लिए, वो लूसेंट की किताब थी, जिसमें फैक्ट्स को रिवीजन करना बहुत ही आसान और शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा होता है। खास करके मैं हिस्ट्री के पार्ट की बात करूं तो मुझे काफ़ी मदद मिलती थी जब मैं MPPCS के लिए रिवीजन करती थी और प्रीलिम्स के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना, चाहे लूसेंट के MCQs सॉल्व करना हो या घटना चक्र की किताबें सॉल्व करना हो MCQs वाली। इसके अलावा बहुत सारे न्यूज़पेपर्स और प्रतियोगिता दर्पण टाइप से कुछ न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स आते हैं, उसको भी सॉल्व करने से हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है। जो फैक्ट्स हमने याद किए हैं उन फैक्ट्स के प्रति एक कन्विक्शन तैयार होता है, तो उसने मुझे बहुत मदद की। तो मैं अब आगे बात करना चाहती हूँ मेंस के बारे में। तो मेंस की स्ट्रेटजी में सिलेबस का कंप्लीट होना और वर्ड टू वर्ड कंप्लीट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। खास करके जो उसके कीवर्ड्स हैं, उसकी डेफिनेशंस और उन कीवर्ड्स का अपने आंसर राइटिंग में यूटिलाइजेशन करना, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, मैंने UPSC के भी एग्जाम दिए हैं, तो मैंने ये पाया है कि सिलेबस एक ऐसी चीज है जिसके लिए आपको किसी दूसरे के पास नहीं जाना है, वो आपको PCS ने खुद ही आपको प्रोवाइड किया है। तो सिलेबस को कंप्लीट करना और उसकी नोट मेकिंग करना
आपके पास उसके नोट्स होने चाहिए। या तो आप किसी दोस्त के नोट्स से अपने नोट्स बना सकते हैं, या अगर आप किसी कोचिंग जा रहे हैं तो उन नोट्स को सब्जेक्ट वाइज थोरोली बनाइए, और उसमें थोड़ा बहुत हर टॉपिक के बाद में 1 से 2 पेज की जगह जरूर छोड़िए, जिससे कि फ्यूचर में अगर हमको कुछ एडिशन करना है या कोई डिलीशन करना है तो वो हम कर सके। हमारे नोट्स डायनेमिक होने चाहिए। नोट्स को डायनेमिक बनाने के लिए मेरी स्ट्रेटेजी ये होती है कि मैं स्पाइरल नोट्स यूज करती हूँ। स्पाइरल नोट्स में हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि हम पेजेस को इंक्लूड कर सकते हैं, हटा सकते हैं, न्यू पेजेस को जोड़ सकते हैं। तो स्पाइरल नोट्स यूज करिए। इसके अलावा अच्छे पेन का यूज करिए। कम से कम 5 रुपए या 10 रुपए वाले पेन का आप एटलीस्ट यूज करिए, क्योंकि अगर हम 2 रुपए वाले पेन से जब लिखते हैं कुछ दिनों के बाद उसकी स्याही फेडअप होने लगती है या ब्लर होने लगती है, तो उससे हमारे नोट्स बहुत जल्दी पुराने दिखने लगते हैं। लेकिन अगर हम अच्छे नोट्स का यूज करते हैं, अच्छे क्वालिटी के नोट्स का यूज करते हैं और अच्छे पेन का यूज करते हैं, तो वो हमारे लिए काफी हेल्पफुल होता है लॉन्ग टर्म में नोट मेकिंग के लिए। इसके अलावा मेंस की स्ट्रेटेजी में मैंने टेस्ट सीरीज की भी काफी मदद ली, और टेस्ट सीरीज में मैंने कोचिंग की भी टेस्ट सीरीज किया है। इसके अलावा मेरी टेस्ट सीरीज में मैं करती थी, क्योंकि हमारे टाइम पे, हमारी तैयारी के टाइम पे कोविड आ गया था, तो इसमें जो मैंने अपनी स्ट्रेटेजी निकाल के लाया कि मैं अपने छोटे छोटे टेस्ट खुद ही डिजाइन करती थी, जिसमें 5 से 10 3 मार्कर होते थे, और उसके अलावा 2-3 5 मार्कर्स और 1 या 2 11 मार्कर्स होते थे। तो उससे क्या होता है कि हमें डर नहीं लगता है आंसर राइटिंग में, क्योंकि हमारे पास एक छोटा सा टेस्ट होता है जिसको शायद हमने ही डिजाइन किया है, लेकिन उससे हमारी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है। तो आप सेल्फ टेस्ट मेकिंग भी कर सकते हैं, और उसके अलावा जब एग्जाम नियर हो या मेंस आने वाला हो तो आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के टेस्ट को भी रेफर कर सकते हैं। अब बात आती है कि प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी के लिए क्या हमें कोचिंग जरूरी है या नहीं जरूरी है। तो मुझे आज के टाइम पे ये लगता है कि डिजिटल रिवॉल्यूशन काफी हो चुका है, तो कोचिंग अगर आपको फिजिकली अवेलेबल हो पा रही है तो वेल एंड गुड है, क्योंकि उससे आपको एक बहुत ही क्लियर स्ट्रेटजी और नोट्स सभी कुछ अवेलेबल हो जाता है, पर उसकी कॉस्टिंग थोड़ा सा ज्यादा आती है। सेकेंड ऑप्शन आपके पास ये है कि आप ऑनलाइन कोर्सेज को सब्सक्राइब कर लीजिए। काफी सारी एकेडमीज, काफी सारी कोचिंग सेंटर्स कोर्स को अवेलेबल कराते हैं वेरी लो कॉस्ट में, तो वो आप ले सकते हैं, उससे काफी आपको हेल्प मिलेगा। और अगर ये दोनों ही चीज अनअफोर्डेबल है तो मैं कहूंगी कि आप ऐसे सेंटर्स को एक बार जरूर विजिट करिए। जैसे एमपीपीसीएस के लिए इंदौर को आप 1-2 बार जरूर विजिट करिए, जहां से आप नोट्स कलेक्ट कर सकते हैं, स्टूडेंट्स के नोट्स कलेक्ट कर सकते हैं, मार्केट से नोट कलेक्ट कर सकते हैं, और फिर उन नोट्स की मदद से और जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनकी मदद से अपनी सेल्फ की तैयारी करिए। तो ये तीनों ही ऑप्शंस जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। पहला ऑप्शन है कि अगर आप कोचिंग अफोर्ड कर सकते हैं तो कोचिंग अच्छी चीज है, खास करके इतने कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में कोचिंग हमारा काम काफी आसान कर देती है। दूसरा है डिजिटल सॉल्यूशंस, एंड तीसरा है कि आप एक्स्ट्रा एफर्ट लगा करके उन इंस्टीट्यूट और उन स्टूडेंट्स को जरूर जाकर देखिए जो उसकी एक्चुअल में तैयारी करते हैं, उससे आपको कंपटीशन समझ में आएगा। इंटरव्यू की तैयारी के लिए मैं बताऊं तो इंटरव्यू में आप उस लैंग्वेज को चूज करिए जिसमें आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हैं। जैसे कि एमपीपीसीएस में हिंदी काफी अच्छी होती है, तो आप हिंदी में ही बात करिए। आप उसको बहुत इंग्लिश में बात करने की, अपने आप को ओवरलोड करने की जरूरत नहीं है। आप नेचुरल रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए, और क्लियरली आप अपने आंसर्स दे पाएं। और जब हम बोर्ड से बात करते हैं तो एक ट्रस्ट अगर हम बिल्डअप कर पाते हैं हमारे और उनके बीच में, एक रिलेशन बिल्डअप होता है, तो अगर आप वो कर पाते हैं तो इंटरव्यू में काफी अच्छे मार्क्स मिलते हैं। मेरे 153 मार्क्स थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि इंटरव्यू का बेस्ट पार्ट ये था कि जो हमारा बोर्ड था वो बहुत ही ज्यादा कॉर्डियल था, और ऐसा लग रहा था कि हाँ, हमारा भी कुछ इंटेलेक्चुअल लेवल है, हमारी भी अपनी फ्री थिंकिंग है जिसको हम उनके सामने प्रेजेंट कर पा रहे हैं, और हम उनकी बात को सुनने के लिए भी ईगर हैं। हम उनकी बात भी समझ रहे हैं, उनके व्यू पॉइंट्स को भी समझ रहे हैं, उसका सम्मान कर रहे हैं, और अपने व्यू पॉइंट को भी उतने ही कॉन्फिडेंस से रख रहे हैं। और अगर अपने व्यू पॉइंट को रखने में अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो रही है
तो आप कॉन्स्टिट्यूशंस की मदद लीजिए, आप रिपोर्ट्स की मदद लीजिए, आप जो लीडर्स हैं, हमारे नेशनल और इंटरनेशनल लीडर्स हैं, उनकी बातों की मदद से आप अपनी बात रखिए, ताकि आपकी बातों में वजन आएगा, और जब आपकी बातों में वजन आएगा तो लोग आपको सुनेंगे और आपको अच्छे मार्क्स भी देंगे। ये मेरी इंटरव्यू की स्ट्रेटेजी थी। सो अब मैं ये बात करना चाहती हूँ कि क्या आप करें और क्या आप ना करें। व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स। डूज तो मैंने काफी डिस्कस कर लिए हैं, और इसके अलावा आपको क्या करना है डूज में, जो मुझे मदद किया जिसने, कि आपको एक अच्छे फ्रेंड सर्कल में रहना है। अगर आप ग्रुप में डिस्कशन कर सकते हैं, अगर आप एक दो अच्छे फ्रेंड्स पा सकते हैं जो कि लाइक माइंडेड हैं, आपके जैसे पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप लाइक माइंडेड पीपल्स को जरूर इंक्लूड करिए अपनी स्टडीज में, डिस्कशन में, मेंस आंसर राइटिंग में। तो इससे आपको एक दूसरे से सीखने की बहुत ज्यादा मदद मिलती है, और एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। मैं इसके लिए एक बात बोलना चाहूंगी कि अगर आपको बहुत तेज भागना है तो आप अकेले भागिए, लेकिन अगर आपको बहुत लंबी दूरी तक भागना है तो अगर आपका कोई साथी मिल जाता है या आपका कोई दोस्त होता है, तो आपका काम, आपकी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग और आसान बन जाती है। डोंट्स की बात करें, जो आपको नहीं करना है या अवॉइड करना है, वो ये है कि आपको ये समुद्र को देख करके, चाहे वो हमारे नोट्स का समुद्र है या बुक्स का है या स्टूडेंट्स का है, इसको देख करके बिल्कुल 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 भी नहीं डरना है। क्योंकि कंपटीशन, इंडिया में तो इतनी पॉपुलेशन है, कंपटीशन भी है, बट आप उस कंपटीशन को देखकर नहीं आए हैं, आप अपने लिए आए हैं, आप अपनी सीट सिक्योर करने आए हैं, आप अपना करियर सिक्योर करने आए हैं। तो अगर आप दूसरों को देखकर डरेंगे तो आप दूसरों को लीड कब करेंगे। आपको लीडर बनना है, आपको लीडर के जैसे सोचना है, आपको यह दिखाना है कि आप बेस्ट हो और आप बेस्ट कर सकते हो। तो इंडिविजुअल तरीके से आगे बढ़ना है, बिना किसी से द्वेष भावना रखे हुए, बिना किसी से कॉम्पिटिटिव भावना रखे हुए अपना बेस्ट देने की कोशिश करते रहना है। और डोंट्स में ये भी है कि आपको डरना नहीं है। मुझे याद है जब मेरा 2019 का प्रीलिम्स था, उसके 2 दिन से मुझे इतना ज्यादा एंजाइटी स्टार्ट हो गया था, और मुझे बुक खोलने का मन नहीं होता था। बुक खोलती थी तो लगता था दूसरी बुक खोल लूं, फिर एक बुक खोलती थी फिर लगता था तीसरी खोल लूं, तो एक एंजाइटी क्रिएट हो गई थी। अगर मैं उस टाइम पे अगर अपने आप को बैलेंस ना कर पाती, अगर अपने आप को पेसिफाई ना कर पाती, तो शायद मैं कभी थर्ड रैंकर बन ही नहीं सकती थी। क्योंकि प्रीलिम्स तो पहला स्टेज होता है, तो आपको कॉन्फिडेंस रखना है और एंजाइटी नहीं लाना है। हो सकता है कि मेरा पहले अटेम्प्ट में हो गया, आपका दूसरे अटेम्प्ट में होगा या तीसरे अटेम्प्ट में होगा, बट आपको पैनिक सिचुएशन क्रिएट नहीं करना है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप नॉलेज गेन कर रहे हैं, आप स्किल्स गेन कर रहे हैं, तो आपको कभी भी आपकी लाइवलीहुड और एक अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी चूज करने में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको इस बात का कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि मेरे पास जो नॉलेज और स्किल्स हैं, उसके माध्यम से मैं एक अच्छी लाइफ जी सकता हूँ। ये एग्जाम एक पार्ट है आपकी लाइफ की जर्नी का, और इसको एक पार्ट, ये जर्नी का पार्ट ही मानकर चलिए। ये फाइनल नहीं है, ये डेस्टिनेशन नहीं है। लाइफ इज वेरी लार्ज एंड वेरी चैलेंजिंग। हमारे सिलेक्शन के बाद भी लाइफ काफी चैलेंजिंग होती है, हमारे नए एम्स एंड गोल्स क्रिएट होते हैं। तो ये बिटवीन गोल है जिसको आपने अपने 2-3 साल के अपकमिंग के लिए चुना है, तो उसको ऐसे ही रखिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मेरे लोज या मेरे लो पॉइंट की, तो मुझे ऐसा लगता है कि 2019 बैच इज वन ऑफ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट बैच, बिकॉज हमको 5 साल लग गए। 2019 से 2024 आ गया, तब जाकर के रिजल्ट आया। 5 साल का इंतजार अपने आप में बहुत ही बड़ा ट्रॉमा क्रिएट करता है। जब हमने इतनी मेहनत की हो और प्रीलिम्स का रिजल्ट ना आ रहा हो, डिले हो रहा है, मेंस का रिजल्ट डिले हो रहा है, और उसके बाद भी अगर केस कोर्ट में फंसा हुआ है रिजर्वेशन को लेकर के, तो और उसके बीच में कोविड का भी आ जाना, और उस कोविड में हमने अपने इतने बिलव्ड पीपल्स को और खुद को भी सफर करते देखा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत ही बुरा फेज तो निकल चुका है।
अच्छा है कि आप लोग आज के फेज में हैं जहां एग्जाम्स रेगुलरली हो रहे हैं, कोविड भी खत्म हो चुका है, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस खत्म हो चुकी है, तो आप लोगों को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचना चाहिए और अगर हमेशा आगे बढ़ने का सोचना चाहिए, खुद को पॉजिटिव रखना चाहिए। और पॉजिटिव रखने के लिए एक सबसे अच्छी चीज है, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी एटलीस्ट एक हॉबी तो होना चाहिए जो आपको खुशी देती हो, आपको बैलेंस रखती हो, आपको मोटिवेट करती हो। जैसे मैं अपनी हॉबी की बात करूं तो मुझे पढ़ना, सीखना और इसके अलावा लीडर्स की बायोग्राफी देखना बहुत पसंद है। और जब भी मैं लीडर्स की बायोग्राफी देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ तो कितनी स्ट्रगलिंग थी और हमारी लाइफ तो इतनी स्ट्रगलिंग नहीं है। अभी मैं कुछ दिन पहले नेल्सन मंडेला जी की ही बायोग्राफी देख रही थी। मैंने उसमें देखा कि उन्होंने अपनी जिंदगी के 20 से 25 साल जेल में बिता दिए, उनकी पूरी जवानी जेल में खत्म हो गई और उन्होंने 56 में स्टार्ट किया और वो इतने बड़े लीडर बनकर निकल कर आए कि वो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट भी बने और उसके अलावा पूरी दुनिया उनको जानती है। एक बंदा जिसने अपनी जिंदगी के 25 से 26 साल जेल में बिता दिए हो और उसके बाद वो इतना बड़ा लीडर बन पाया हो, तो हम तो अपनी जिंदगी के 2-3 साल ही दे रहे हैं इस एग्जाम के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा स्ट्रगल तो इतना बड़ा नहीं है। तो आप जितने बड़े स्ट्रगल करते हैं उतना ज्यादा चमकते हैं, उतनी सक्सेस आपकी बड़ी होती है, उतना एक्सपीरियंस आपको आता है। और ये एक्सपीरियंस जो आज आपका स्ट्रगल का एक्सपीरियंस है वो मैं श्योरली कह सकती हूँ कि आपको आगे करियर में, आपको लोगों को सर्व करने में बहुत बहुत मदद करेगा। इस स्ट्रगल को पॉजिटिवली लीजिए, ये स्ट्रगल आपको स्ट्रांग बनाएगा। टफ टाइम डू नॉट लास्ट फॉर लॉन्ग पीरियड बट टफ पीपल लास्ट फॉर एवर। अगर आप टफ पीपल हैं तो आप हमेशा रहेंगे और आपको हमेशा याद किया जाएगा। तो टफ पीपल बनिए, टफ टाइम का मत सोचिए और मेरी बेस्ट विशेस हैं, अच्छे से तैयारी करिए और कॉन्फिडेंट रहिए कि नहीं मैं कर लूंगा और मैं जो भी करूंगा बेस्ट करूंगा। बस वो कॉन्फिडेंस की जरूरत है और बस गो अहेड एंड डू वेल, डू नॉट compare your with others. Every journey is unique and different, so enjoy your life journey. Thank you so much.